नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल की बारासात और मथुरापुरा लोकसभा सीट के एक एक बूथ पर आज सोमवार 3 जून को फिर से मतदान हो रहा है। चुनाव आयोग ने यहां फिर से मतदान का आदेश जारी किया है। दरअसल इन सीटों पर आखिरी चरण यानी 1 जून को वोटिंग हुई थी, लेकिन गड़बड़ी की शिकायत के बाद इन बूथों पर दोबारा मतदान का फैसला किया गया। अब आज सुबह 7 बजे से इन बूथों पर वोटिंग जारी है, जो कि शाम 6 बजे तक चलेगी। बता दें कि बारासात के देगंगा विधानसभा केंद्र और मथुरापुरा के काकद्वीप विधानसभा केंद्र स्थित बूथ पर आज फिर से वोटिंग हो रही है। ओडिशा राज्य में भी लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव भी कराए गए हैं। अब चुनाव संपन्न होने के बाद राज्य की निवर्तमान सरकार बीजेडी बहुमत का आंकड़ा पार करने का दम भर रही है। वहीं भाजपा भी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। ऐसे में सामने आ रहे एग्जिट पोल के मुताबिक ओडिशा में भाजपा बीजेडी सरकार को झटका दे सकती है। ओडिशा विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के अनुसार बीजेडी को काफी नुकसान होता दिख रहा है। ओडिशा की 147 विधानसभा सीटों में से बीजेपी और बीजेडी दोनों को 62 और 80 सीटें मिल सकती हैं। अगर एग्जिट पोल के आंकड़े सही साबित होते हैं तो 2004 के बाद ऐसा पहली बार होगा जब ओडिशा विधानसभा चुनाव में बीजेडी को पूर्ण बहुमत ना मिले, जो कि 5 बार के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। बता दें कि पिछले यानी 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेडी को सबसे ज्यादा 112 सीटें मिली थीं। लोकसभा चुनाव के लिए सामने आए एग्जिट पोल्स को विपक्ष मानने को तैयार नहीं है। विपक्ष का कहना है कि ये एग्जिट पोल गलत और झूठे हैं। दरअसल अधिकतर एग्जिट पोल्स में ये दावा किया जा रहा है कि एनडीए एक बार फिर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहा है, जबकि विपक्ष का कहना है कि ज़मीनी हकीकत कुछ और है। उसका कहना है कि वह 4 जून को 295 सीटों का आंकड़ा पार करने वाला है। अब इसी कड़ी में एग्जिट पोल पर प्रतिक्रिया देते हुए हिमाचल कांग्रेस की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने दावा किया कि 4 जून को परिणाम एग्जिट पोल से उलट आएंगे। उन्होंने कहा कि देश में 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी 200 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। प्रतिभा सिंह ने ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं होने पर हिमाचल में कांग्रेस को 4 सीट मिलने का भी दावा किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है। इसके साथ ही कांग्रेस नेता ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी चुनावी परिणाम प्रभावित करने के लिए हथकंडे अपना रही है। बीजेपी ने धनबल से चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने धनबल की बजाय जनबल का साथ दिया। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने एग्जिट पोल को लेकर भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि चुनाव का नतीजा मतगणना से आएगा, मनगणना से नहीं। उन्होंने कहा कि मन की बात चुनाव पर लागू नहीं होती, वहां जन की बात चलती है, और जब जागरूक जनता चौकन्नी होती है तो किसी की भी मनमानी नहीं चलती है। अखिलेश ने आगे कहा कि जो बेचारे सत्ता के दबाव में टीवी के स्क्रीन पर झूठे आंकड़े देने को मजबूर हैं, वो भी अकेले अकेले में दबी जुबान में कह रहे हैं कि भाजपा हार रही है। कि विवश लोग 4 जून को सही नतीजे आने पर जनता को मुंह दिखा सकें, इसलिए ये कह रहे हैं कि 13 महत्वपूर्ण राज्यों में कड़ी टक्कर, बाकी राज्यों में तो भाजपा की उपस्थिति वैसे भी शून्य के बराबर है। भारतीय चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश को कल रविवार को नोटिस भेजा है। ये नोटिस उन्हें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर लगाए गए आरोपों को लेकर भेजा गया है। दरअसल कांग्रेस नेता ने शनिवार को एक्स पर एक पोस्ट में दावा किया था कि निवर्तमान गृह मंत्री आज सुबह से जिला कलेक्टरों से फोन पर बात कर रहे हैं। अब तक 150 अफसरों से बात हो चुकी है। जयराम रमेश ने कहा कि अफसरों को इस तरह से खुल्लम खुल्ला धमकाने की कोशिश निहायत ही शर्मनाक और अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि याद रखिए, लोकतंत्र जनादेश से चलता है, धमकियों से नहीं। 4 जून को जनादेश के अनुसार श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह और भाजपा सत्ता से बाहर होंगे और इंडिया गठबंधन विजयी होगा। कांग्रेस नेता ने कहा कि अफसरों को किसी प्रकार के दबाव में नहीं आना चाहिए और संविधान की रक्षा करनी चाहिए। वे निगरानी में हैं।
अब कांग्रेस नेता जयराम रमेश के इसी सार्वजनिक बयान पर चुनाव आयोग ने उन्हें कल रविवार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता से पूछा है कि वो बताएं गृह मंत्री ने किन 150 जिलाधिकारियों और कलेक्टर से फोन पर बात की है। आयोग ने कहा कि आपने आरोप लगाया है कि 4 जून को होने वाली मतगणना से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने 150 जिलाधिकारियों और कलेक्टर से बात की है। आचार संहिता के दौरान सभी अधिकारियों को चुनाव आयोग को रिपोर्ट करना होता है और वो सिर्फ चुनाव आयोग के आदेश पर काम करते हैं। जो आरोप आपने लगाए हैं वैसी कोई रिपोर्ट किसी भी जिलाधिकारी ने नहीं की है। मतगणना की प्रक्रिया बेहद महत्वपूर्ण है और उससे पहले पब्लिक में दिए गए आपके बयान संदेह पैदा कर रहे हैं। ऐसे में पब्लिक के हित के लिए इन पर संज्ञान लेना जरूरी है। आप एक राष्ट्रीय पार्टी के जिम्मेदार और अनुभवी नेता हैं। मतगणना से पहले आपके ये आरोप फैक्ट्स पर टिके होंगे। आपने गृह मंत्री से जिन 150 अफसरों की बात होने का दावा किया है उनके बारे में जानकारी मुहैया करवाएं। देश में हुए लोकसभा चुनावों के साथ ही कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी संपन्न कराए गए हैं और अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम इन्हीं राज्यों में शामिल हैं। वैसे तो सभी चुनावी नतीजे कल 4 जून मंगलवार को घोषित होंगे, लेकिन इन 2 राज्यों के नतीजे कल रविवार 2 जून को घोषित किए जा चुके हैं। दरअसल दोनों राज्यों की विधानसभा का कार्यकाल 2 जून को खत्म हो रहा था, इसलिए इनके नतीजे कल ही घोषित कर दिए गए। अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा की 60 सीटों में से बीजेपी ने 46 सीटें जीतकर जीत का परचम लहराया है, तो वहीं सिक्किम की 32 विधानसभा सीटों में से सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने 31 सीटों पर प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज की है। अब इन दोनों राज्यों के नतीजे आने के बाद अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल केटी पटनायक और सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने रविवार को अपने अपने राज्य की विधानसभा को भंग कर दिया। जहां अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ने 7वीं विधानसभा भंग कर नई और 8वीं विधानसभा के गठन का रास्ता साफ किया, तो वहीं सिक्किम के राज्यपाल ने 10वीं विधानसभा भंग कर 11वीं विधानसभा के लिए अनुमति दी। लोकसभा चुनाव के नतीजे कल मंगलवार 4 जून को घोषित होंगे। इस बीच खबर है कि नतीजे घोषित होने से पहले इंडिया गठबंधन के नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात की है। गठबंधन के नेताओं में कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी, सलमान खुर्शीद, डीएमके के टीआर बालू, वाम दल की तरफ से सीताराम येचुरी और डी राजा शामिल थे। विपक्षी दलों के नेताओं ने मुलाकात के दौरान ईवीएम काउंटिंग, पोस्टल बैलेट और चुनावी नतीजों से जुड़े मुद्दों को आयोग के सामने रखा। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि पहला मुद्दा पोस्टल बैलेट का है, जो कि एक जानी मानी प्रक्रिया है। पोस्टल बैलेट परिणाम में निर्णायक साबित होते हैं, इसलिए चुनाव आयोग का एक प्रावधान है जिसके अंतर्गत कहा है कि पोस्टल बैलेट की गिनती पहले की जाएगी। और हमारी शिकायत थी कि चुनाव आयोग ने 2019 की गाइडलाइन से इसे हटा दिया है। इसका परिणाम ये है कि ईवीएम की गणना पूरी हो जाए, उसके बाद अंत तक भी पोस्टल बैलेट की गिनती की घोषणा करना अनिवार्य नहीं रहा है। इसलिए यह ज़रूरी है कि पोस्टल बैलेट जो निर्णायक साबित होता है उसकी गिनती पहले करना अनिवार्य है। इसके अलावा नेताओं ने वोटों की गिनती के समय सख्त निगरानी रखने की भी मांग की है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने चुनाव आयोग को लेकर कहा है कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, इसे निष्पक्ष होना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोग देख रहे हैं न केवल पार्टियों और उम्मीदवारों को बल्कि चुनाव आयोग को भी, लेकिन जिस तरह से चुनाव आयोग ने अब तक काम किया है उस पर भरोसा नहीं कर सकते। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि चूंकि यह एक संवैधानिक संस्था है इसलिए हम इसका सम्मान करते हैं क्योंकि इसकी गरिमा है। एग्जिट पोल पर प्रतिक्रिया देते हुए हैदराबाद से भाजपा उम्मीदवार माधवीलता ने कहा कि सबसे पहले विपक्ष ने एग्जिट पोल बहस का बहिष्कार किया क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस की पूरी टीम डरी हुई थी। फिर वे 24 घंटे बाद वापस आए क्योंकि सोनिया गांधी ने राहुल गांधी से हार स्वीकार करने के लिए कहा होगा। माधवीलता ने कहा कि आखिरकार फैसला भारत की जनता ही करती है, प्रधानमंत्री मोदी लोगों के दिलों में हैं। शनिवार 1 जून को सामने आए कई एग्जिट पोल्स में एनडीए की बम्पर बहुमत के साथ सरकार बनती दिखाई गई है, जिसके बाद से बीजेपी के खेमे में खुशी तो आई है, लेकिन बीजेपी के उन नेताओं के लिए इस पोल में अच्छी खबर नहीं है जिन्होंने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा है। इस एग्जिट पोल के बावजूद भी कई ऐसी हॉट सीट हैं जहां बीजेपी को मात मिल सकती है। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की बशीरहाट सीट की, जहां बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं है। यहां बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है।
दरअसल बशीरहाट सीट पर बीजेपी ने संदेश खाली की पीड़िता रेखा पात्रा को मैदान में उतारा है। वहीं एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी प्रत्याशी को टीएमसी उम्मीदवार हाजी नुरुल इस्लाम से हार मिल सकती है। इसके अलावा बात करें अमरावती लोकसभा सीट की, तो यहां से बीजेपी उम्मीदवार नवनीत राणा को भी हार का सामना करना पड़ सकता है। एबीपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स के एग्जिट पोल में नवनीत राणा को कांग्रेस उम्मीदवार बलवंत बसवंत वानखेड़े से हार मिल सकती है। वहीं तमिलनाडु के कोयम्बटूर सीट से बीजेपी प्रत्याशी के अन्नामलाई को डीएमके नेता पी गणपति राजकुमार से हार का सामना करना पड़ सकता है। बता दें कि के अन्नामलाई तमिलनाडु के बीजेपी अध्यक्ष हैं। इसके अलावा बात करें चंडीगढ़ लोकसभा सीट की, तो यहां से बीजेपी उम्मीदवार संजय टंडन को कांग्रेस नेता मनीष तिवारी से हार का मुंह देखना पड़ सकता है। इन सीटों के अलावा चुनाव के दौरान काफ़ी सुर्खियों में रही हैदराबाद लोकसभा सीट पर भी बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं आ रही। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर अपनी पारंपरिक सीट हैदराबाद से जीत दर्ज कर सकते हैं। बता दें कि बीजेपी ने यहां से माधवी लता को मैदान में उतारा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी अंतरिम जमानत खत्म होने के बाद कल रविवार 2 जून को तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया है। अब उनके सरेंडर करने पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ये हमारे नए नेता, जिनका राजनीतिक जीवन शुरू हुआ था, अपने बच्चों की कसम खाकर कि वह राजनीति में नहीं आएंगे और फिर राजनीति में आ गए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि फिर आखिरकार वह राजमहल तक पहुंच गए। उन्होंने पूछा कि अगर उन्होंने कोई घोटाला किया है तो पैसा कहाँ है। पुरी ने कहा कि इस सवाल का जवाब उन्हें खुद देना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरेंडर करने के बाद दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 5 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अदालत ने पाया कि ईडी ने हाल ही में अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया था और चूंकि सीएम केजरीवाल अंतरिम जमानत पर थे, इसलिए यह आवेदन लंबित था। लेकिन कल रविवार को उनके आत्मसमर्पण के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट के ड्यूटी जज ने आवेदन स्वीकार कर लिया और संबंधित न्यायिक अधिकारी ने उन्हें 5 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला किया। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन ने अमूल दूध की कीमतें बढ़ाने का फैसला किया है और ये नई कीमतें आज 3 जून सोमवार से लागू होंगी। नई कीमतों के तहत प्रति लीटर 2 रुपये बढ़ाए गए हैं और आधा लीटर दूध पर 1 रुपया बढ़ाया गया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक कंपनी ने बताया कि फरवरी 2023 के बाद से दूध की कीमतें नहीं बढ़ाई गई थीं। कंपनी का कहना है कि ये बढ़ोतरी खाने पीने की चीज़ों से जुड़ी महंगाई के औसत से कम ही है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।